जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अंकित आर्ट क्लास में स्वागत है। तो आप सभी देख सकते हैं कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक बोर्ड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री इतिहास, जिसमें सेट 1 आप सभी को सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें टॉप VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर करवाने जा रहे हैं जो 2026 के लिए महत्वपूर्ण होंगे, जिसमें यह ऑप्शनल सब्जेक्ट है और इसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए दोस्तों, सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जो किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है और 2-2 मार्क्स के आप सभी को 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आप सभी को टोटल 12 मार्क्स रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 31। भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण की सिक्के किसने जारी किए? तो भारत में सबसे पहले स्वर्ण सिक्के कुषाणों ने जारी किए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। अशोक के अभिलेख में उपयोग आई 2 लिपियों का नाम लिखें। तो अशोक के अभिलेख में उपयोग में आए 2 लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? निर्गुण भक्ति उसे कहा जाता है जिसमें ईश्वर को निराकार रूप में पूजा जाता है, जैसे परमात्मा का ध्यान करना, ईश्वर कण कण में इत्यादि शामिल हैं। उसके बाद सगुण भक्ति उसे कहा जाता है जिसमें ईश्वर की साकार रूप या मूर्ति रूप में पूजा किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34। भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा चलाया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसके द्वारा चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता किस लिए कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पहला उत्खनन 1921 ईस्वी में हड़प्पा स्थान से हुआ था और इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है और यह किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है और यह सिंध भाषा का शब्द है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। खानकाह से आप क्या समझते हैं? तो खानकाह से आप क्या समझते हैं? सूफी संतों का निवास स्थान जहाँ वे साधना करते हैं और लोगों को धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। यहाँ भक्ति, ध्यान, उपदेश और मानवता का संदेश दिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। गोपुरम क्या है? तो गोपुरम क्या है? तो गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर के प्रवेश द्वार को कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी को किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में दें, जो 3-3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें टोटल मार्क्स आप सभी का 18 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 39। कलिंग युद्ध से अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? कलिंग युद्ध से अशोक पर क्या प्रभाव पड़ा? तो कलिंग युद्ध लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट के जीवन का निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। इस युद्ध में हुई भयानक जनहानि और विनाश ने अशोक के मन पर गहरा प्रभाव डाला, जिसमें पहला प्रभाव है दोस्तों हृदय परिवर्तन। युद्ध ने लाखों लोगों की मृत्यु, बंदीकरण और विस्थापन देखकर अशोक को गहरा पश्चाताप हुआ। उनका हिंसक दृष्टिकोण बदल गया। झुकाव। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और बुद्ध की अहिंसा, करुणा तथा मैत्री के सिद्धांतों का स्वीकार किया। उसके बाद तीसरा, धम्म नीति का प्रसार। अशोक ने युद्ध के विजय के स्थान पर धम्म विजय, नैतिक विजय का महत्व दिया। धम्म के सत्य, अहिंसा, सहिष्णुता और दया पर बल था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर अलबरूनी के विवरण का परीक्षण कीजिए। तो देखिए दोस्तों,
वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था अल-बरूनी का विवरण का लगभग 200 शब्द में परीक्षण करना है। तो अल-बरूनी ने जो 11वीं शताब्दी के एक मुस्लिम विद्वान थे, अपने पुस्तक किताब उल हिंद में भारतीय समाज की गहरी जानकारी दी है। उन्होंने वर्ण और जाति व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है। उनके अनुसार समाज मुख्यतः 4 वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण धर्म की शिक्षा और यज्ञ से जुड़े थे, क्षत्रिय शासन और युद्ध कार्य करते थे, वैश्य व्यापार और कृषि में लगे थे, जबकि शूद्र सेवा कार्य करते थे। अल-बरूनी ने लिखा कि प्रत्येक वर्ण का जन्म से निर्धारित कर्तव्य होता था और उन्हें अपने कार्य में विशेष अधिकार जिम्मेदारियां थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसके अलावा अल-बरूनी ने जाति व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला। उसके अनुसार समाज में कई जातियां और हर जाति के अपने नियम, परंपरा और पेश थे। जातियों के बीच विवाह और सामाजिक मेल जोल पर रोक थी। ऊंची जाति नीची जातियों से दूरी बनाए रखती थी। अल-बरूनी ने यह भी नोट किया था, यह व्यवस्था समाज में असमानता, भेदभाव को बढ़ाती थी। उनके विवरण से पता चलता था कि उस समय भारतीय जाति व्यवस्था गहराई से स्थापित थी और यह सामाजिक जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करती थी। उसके बाद देखिए आगे दोस्तों, तो कबीरदास के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। कबीरदास के मुख्य उपदेशों का वर्णन करें। कबीरदास 1398 से 1518 तक उनका जीवन काल था। भारतीय भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे। वे समाज में व्यापक अंधविश्वास, कर्मकांड और जातिवाद के खिलाफ थे। उनके उपदेश बहुत सरल पर गहरे अर्थ वाले थे। पहला है सच्चा ईश्वर भक्ति। उसके कहने का मतलब है, कबीरदास के पहला उपदेश है सच्चा ईश्वर भक्ति। कबीर ने बताया कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर, मस्जिद या पूजा पाठ तक सीमित नहीं था। सच्ची भक्ति तो मन, वचन और कर्म से ईश्वर को याद रखने में है। उन्होंने कहा कि पूजा केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि अंतःकरण की शुद्धि जरूरी है। उसके बाद दूसरा उपदेश देखिए, धर्म और जाति का आलोचना। कबीर जातिवाद और धर्म के नाम पर भेदभाव को नकारते थे। उनके अनुसार सभी मनुष्य बराबर और जाति, वर्ण या धर्म के ईश्वर तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं है। सच्चाई। उन्होंने कर्म और जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और सरल जीवन पर जोर दिया। झूठ, धोखा और कपट को उन्होंने हमेशा नकारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42, कृष्णदेवराय की उपलब्धियां का वर्णन करें। कृष्णदेवराय की उपलब्धियां का वर्णन करें। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक उनका शासनकाल चला था। कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के महान शासक थे। उन्होंने अष्टदिग्गज यानी पाठ महानतम विद्वानों से संरक्षण और अपने शक्तिशाली शासन के लिए जाना जाते हैं। उसके बाद उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यह भी आया जाएगा कि किस काल को स्वर्ण काल कहा गया था, तो यह कृष्णदेवराय का काल का। उसके बाद इनकी प्रमुख राजनीतिक उपलब्धियां देखें। कृष्णदेवराय ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों पर शासन किया। उन्होंने मालवा, कोंकण, ओड़िया और कर्नाटक क्षेत्रों में विजयनगर की शक्ति को बढ़ाया। विदेशियों और पड़ोसियों राज्यों को आक्रमणों से साम्राज्य की रक्षा की। उसके बाद देखिए साहित्य और संस्कृति का संरक्षण। कृष्णदेवराय स्वयं संस्कृति और तेलुगु साहित्य के प्रिय थे। उन्होंने प्रसिद्ध काव्य अमुक्तमाल्यवाद जैसी रचनाओं का संरक्षण किया। उनके दरबार में अष्टदिग्गजों का समूह था जिन्होंने तेलुगु साहित्य को समृद्ध किया। उसके बाद देखिए धार्मिक और सामाजिक कार्य। मंदिरों का निर्माण और मरम्मत का धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उसके बाद देखिए आगे क्या है, तो धम्म नीति क्या है। धम्म नीति मौर्य सम्राट अशोक का शासन
सिद्धांत था उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपनाया। इसका उद्देश्य प्रजा का कल्याण, अहिंसा, करुणा, न्याय और धार्मिक सहिष्णुता सुनिश्चित करना था। अशोक ने इसे अपनाकर जाति, धर्म और वर्ग के आधार पर भेदभाव न करने, जन कल्याणकारी योजनाएं बनाने और सदाचार व नैतिक शासन को बढ़ावा देने का काम किया। इस नीति ने अशोक को एक करुणामय और न्यायप्रिय शासक के रूप में स्थापित किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष क्यों कहा जाता था? तो सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष क्यों कहा जाता था? सरदार पटेल को लौह पुरुष इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने भारत की 565 से अधिक रियासतों को जोड़कर एकीकृत भारत का निर्माण किया। उन्होंने निडर, सहनपूर्ण और देशभक्तिपूर्ण थे। उन्होंने भारत को राजनीतिक रूप से मजबूत किया और अखंड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। भारत में मुगल वंश की स्थापना की संक्षिप्त में जानकारी दें। भारत में मुगल वंश की संक्षिप्त में जानकारी दें। तो देखिए दोस्तों, भारत में मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने की। उसने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर अपना शासन स्थापित किया। इसके बाद मुगल साम्राज्य भारत में लगभग 300 वर्षों तक चला और राजनीतिक व सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, दांडी मार्च के बारे में संक्षिप्त में लिखें। दांडी मार्च के बारे में संक्षिप्त में लिखें। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह असहयोग आंदोलन और नमक कर विरोध का हिस्सा था। गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी तक लगभग 390 किलोमीटर तक पैदल यात्रा का। ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून का विरोध किया। इस मार्च ने पूरे भारत में स्वतंत्रता संग्राम की नई गति दी और जनता का विरोध का जागरूकता किया। देखिए दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिनमें आप सभी को किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 250 शब्दों में दें। जो 55 मार्क्स के आप सभी के 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, जिसमें आप सभी के टोटल 20 मार्क्स रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कर रहा है कि संस्थाल विद्रोह के कारण व स्वरूप पर प्रकाश डाले। तो संस्थाल विद्रोह के कारण एवं स्वरूप पर प्रकाश डाले। संस्थाल विद्रोह 1855 से 1856 तक चला था। इसका कारण और स्वरूप निम्नलिखित हैं। देखिए दोस्तों, संस्थाल विद्रोह झारखंड तत्कालीन बिहार में संस्थाल आदिवासियों द्वारा ब्रिटिश शासन और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ किया गया यह पहला बड़ा आदिवासी विद्रोह था। किस कारण से हुआ था? तो भूमिहरण। ब्रिटिश सरकार और जमींदारों ने संस्थालों की जमीन जब्त की थी। अत्यधिक कर और मेहनता। खेती और जंगल से होने वाली आमदनी पर भारी कर लगाया गया। उसके बाद शोषण और अन्याय। जमींदारों और ठेकेदारों आदिवासियों को दस्ता और उत्पीड़न में डाल रहे थे। सांस्कृतिक और सामाजिक दबाव। ब्रिटिश शासन और गैर आदिवासी प्रशासनिक दबाव से आदिवासी जीवन प्रभावित हुआ। उसके बाद देखिए दोस्तों, संस्थाल विद्रोह के स्वरूप में क्या है। संस्थाल विद्रोह ने सिपाही और हथियार बंद समूह बनाकर विद्रोह किया। सिद्धू और कान्हो थे। उन्होंने ब्रिटिशों को जमींदारों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। विद्रोह प्रारंभ से सफल रहा, लेकिन अंततः ब्रिटिश बलों द्वारा दबा दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का योगदान का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की योगदानों का वर्णन करें। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी का योगदान। महात्मा गांधी जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता थे। उन्होंने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय जनता को संगठित किया। गांधी जी का मुख्य योगदान। सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने 1919 में रॉलेट एक्ट और 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश कानून और शासन का अहिंसक विरोध किया। सविनय अवज्ञा और नमक आंदोलन। 1930 में दांडी मार्च कर ब्रिटिश नमक कानून का विरोध कर जनता को संगठित किया। अंग्रेजों से तत्काल स्वतंत्रता की मांग की। सामाजिक सुधार, जातिवाद, अस्पृश्यता और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया।
गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अहिंसात्मक और लोकतांत्रिक मार्ग दिया। उनके नेतृत्व में जनता संगठित हुई और स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए। साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण संक्षिप्त में देखिए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व तक चला था। इस मौर्य साम्राज्य का पतन के कई आंतरिक और बाहरी कारण से हुआ है। इसके प्रमुख कारण राजनीतिक कारण, सम्राट अशोक के बाद कमजोर और अयोग्य शासकों का शासन था। सैन्य कारण, सेना शक्ति में कमी और बार बार आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। उसके बाद अधिक कर, आर्थिक कारण, भारी कर और प्रशासनिक खर्च से राजकोष कमजोर हो गया। उसके बाद देखिए सामाजिक कारण, केंद्र सरकार और प्रांतों के बीच एकता में कमी, स्थानीय सत्ता का प्रमुख का बढ़ता प्रभाव। उसके बाद देखिए बाहरी आक्रमण, विदेशी आक्रमण और पड़ोसी राज्यों के दबाव था। इसी कारण यह पतन हो गया। मौर्य साम्राज्य का पतन कमजोर शासक, आर्थिक कठिनाई, आंतरिक असंतोष और बाहरी दबाव के कारण हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? संविधान की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता की वर्णन करें। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसमें दुनिया के सबसे व्यापक और शीर्ष संविधानों में से एक माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित हैं। पहला, लिखित संविधान। भारतीय संविधान लिखित रूप से है, जिसे संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया। इसमें सभी नियम, अधिकार और कर्तव्य स्पष्ट रूप से लिखित है। उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, संयुक्त स्वरूप। संविधान में संघ और राज्य को दोनों को शक्तियां का वितरण किया गया है। इसमें से कुछ संघीय और कुछ केंद्रीय शासित तत्व मिलकर हैं। उसके बाद है तीसरा, लोकतांत्रिक स्वरूप। भारत लोकतांत्रिक आधारित देश है। इसमें स्थान, मताधिकार, प्रतिनिधि शासन और नियम चुनाव की व्यवस्था है। चौथा है दोस्तों, समाजवादी और धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप। संविधान में सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता पर बल दिया गया है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान है। उसके बाद देखिए पांचवा, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। नागरिकों के मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित है। साथ ही कर्तव्य भी निर्धारित है, जो हर नागरिकों को पालन करना आवश्यक है। उसके बाद छठा, संशोधन की व्यवस्था। संविधान को समय समय पर बदलने या सुधारने के अधिकार है। यह सुनिश्चित करता है कि संविधान समय और परिस्थितियों के अनुसार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता के पतन के देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण की चर्चा करें। तो देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, प्राचीन भारत का एक विकसित नगर संस्कृति थी। यह लगभग 26 से 1900 ईसा पूर्व के बीच फली फूली थी। सभ्यता के पतन के कारण अनेक ऐतिहासिक और प्राकृतिक कारण माने जाते हैं। पहला है प्राकृतिक आपदाएं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य रूप से सिंधु घाटी और उसके सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई थी। समय के साथ इन नदियों का प्रवाह बदल गया और कई क्षेत्र बाढ़ या सूखे की मार झेलने लगे। इस वजह से कृषि और जल आपूर्ति की प्रभावित हुई और नगरों का जीवन कठिन हो गया। सभ्यता का आर्थिक आधार कृषि, पशुपालन, व्यापार था। नदियों की बदलती दिशा और जल संकट के कारण कृषि उत्पादन घटा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी और हस्तशिल्प उद्योगों में गिरावट से आर्थिक अस्थिरता बढ़ी। सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता, नगरों का प्रशासन कमजोर हो गया। हड़प्पा के बड़े नगरों एक सुदृढ़ केंद्रीय शासन का अभाव था। स्थानीय सामाजिक असंतोष और शक्ति संघर्ष ने भी सभ्यता के पतन का योगदान दिया। उसके बाद चौथा देखिए दोस्तों, आक्रमण और बाहरी दबाव। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों और अन्य बाहरी समूहों के आक्रमण से हड़प्पा नगरों की सुरक्षा प्रभावित हुई। इसमें नगरों का विनाश और जनता का पलायन हुआ। देखिए क्वेश्चन नंबर 52,
भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 भारत का स्वतंत्रता संग्राम का एक निर्णायक चरण था। इसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संपूर्ण भारतीय जनता को संगठित करने के लिए शुरू किया। यह आंदोलन दूसरे विश्व युद्ध के समय आया, जब ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल कर दिया था, लेकिन भारतीय नेताओं की सहमति नहीं ली। देखिए, भारतीय छोड़ो आंदोलन की उद्देश्य क्या था। ब्रिटिश सरकार से तुरंत भारत छोड़ने की मांग थी। सत्याग्रह और अहिंसात्मक विरोध के माध्यम से स्वतंत्रता की प्राप्ति, जनता से देशभक्ति और एकता की भावना को जागृत करना था। विशेषता, यह आंदोलन संपूर्ण भारत में फैल गया और लाखों लोगों इनमें भाग लिया। आंदोलन में अंग्रेज के खिलाफ सविनय अवज्ञा और विरोध प्रदर्शन किए गए। गांधी जी ने आंदोलन के द्वारा जनता से अहिंसा, संयम और अनुशासन पर पलायन करने का अपील की। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन के दबाने के लिए गांधी जी और कई नेताओं को गिरफ्तार किया। उसके बाद देखिए दोस्तों इसके परिणाम और महत्व। आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय जनता के एकजुटता और दृढ़ता का एहसास कराया। यह स्वतंत्रता संग्राम में जनता की भागीदारी और जागरूकता बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दिए हैं कि महावीर जैन और जीवन के शिक्षाओं का वर्णन करें। महावीर जैन के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, महावीर जैन लगभग 599 से 527 ईसा पूर्व तक उनका जीवन काल था। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है। वे धर्म, अहिंसा और आत्म साक्षरता को मार्गदर्शक थे। जीवन का संक्षिप्त परिचय। जन्म और परिवार। महावीर जैन का जन्म बिहार में कुंडलगिरी क्षेत्र में हुआ। वे एक राजा के परिवार में जन्मे थे। त्याग और साधना। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने सांसारिक जीवन और राजशाही सुखों का त्याग किया और तपस्या में लीन हो गए। उसके बाद देखिए सिद्ध। 12 वर्षों की कठोर साधना और तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान की विज्ञान प्राप्त हुआ। संप्रदाय की स्थापना। महावीर ने जैन धर्म के धर्म, आचार और 4 मूल्य सिद्धांतों का सिखाया। किसी भी जीव को हानि न पहुंचाना। उसके बाद सत्य, हमेशा सत्य बोलना और झूठ से दूर रहना। तीसरा है असत्य, किसी का अधिकार न लें। तीसरा है अस्त्य, किसी का अधिकार न लेना। चौथा है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों का संयम रखना। चौथा है अपरिग्रह, अनावश्यक संपत्ति और भौतिक वस्तुओं का मोह त्याग करना। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा।